पहाड़ में गोरखाओं का सपना बनाम भ्रष्ट जीटीए व्यवस्था। आज का मुद्दा, आज की बात जीटीए की उन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को लगातार समर्थन देने वाले उन तमाम लालचुओं ने यानी लाल टपकाने वाले जीटीए पंथी के लिए। उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि जीटीए 2011 से लेकर 10 साल बाद 2021 तक दार्जिलिंग को नाकाम बनाने में क्यों इतना अहम भूमिका निभा चुका है। उससे पहले जानना होगा दार्जिलिंग, पहाड़, कालिम्पोंग की तमाम सड़कें जीटीए के नाम पर किस तरह अपने आंसू गिराती है। किस तरह से उन आंसुओं को समेट कर देखा जाए तो जीटीए का भ्रष्टाचार एकदम सुस्पष्ट हो ही जाता है। मैं तमाम उन क्षेत्रों में गया हूं जहां पे जीटीए की व्यवस्था बहुत अच्छा काम कर सकती थी, लेकिन हर मौसम के साथ सड़कों का आवरण कुछ इस तरह उतर जाता था जैसे जीटीए में भ्रष्ट व्यवस्था व्याप्त है। आइए इस बात की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा संसद में जिस तरह से लोकसभा में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने जीटीए को खारिज करने की केंद्र सरकार से मांग की। उसके बाद बिल बिलाते हुए बिल से निकल पड़े जीटीए पंथी। अब जीटीए के फेवर में इतना मुखर समर्थन, पहाड़ में जिस तरह से लोग उसकी विफलता को देखने के बावजूद देते हैं, यह अपने आप में एक बेहद आश्चर्य का विषय भी है। आश्चर्य इसलिए, मैं तो बहुत कम दार्जिलिंग में आ पाता हूं, साल में 2 या 3 महीने ही मेरा दौरा रह पाता है। उन 2 से 3 महीनों में ही मेरे आंखों के सामने से जीटीए की परत दर परत भ्रष्ट व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिख पड़ती है। लेकिन वह तमाम लोग, भले वो पार्टी के हो, भले समाज सेवी संगठन से हो या भले किसी मीडिया संस्थान से हो, उनको वहां पर लगातार हर मौसम डटे रहने के बावजूद भी जीटीए की इन नाकार व्यवस्था को क्यों देख पाने में तकलीफ होती है। तकलीफ उन तमाम लोगों को होती है जो जीटीए क्षेत्र में विगत 10 साल से इसकी विभीषिका को झेल रहे हैं। आपको यह भी बता दे कि जीटीए जैसी जो व्यवस्था है, न केवल वह गोरखालैंड के लिए एक बड़ी बाधा है। वीर गोरखा वेब टीवी 2011 से लगातार इस विषय पे आवाज उठाता रहा है कि जीटीए जैसी व्यवस्था जब तक पहाड़ में है, जब तक व्यवस्था में मौजूद है, हम गोरखालैंड की मांग कर भी एक तरह से अपने आप में झूठ बोलकर आगे बढ़ रहे हैं। या तो जीटीए होगा या गोरखालैंड होगा, इसमें कोई दबी छिपी बात नहीं है। अब मेन मुद्दे की हम बात करें तो यह है कि जिस तरह से पहाड़ में एक धड़ा जीटीए के पक्ष में, जीटीए के चुनाव करवाने के पक्ष में इतनी लालायित है कि उनको तमाम गोरखालैंड के आंदोलन से जो निकले हुए आंसू, जो निकले हुए परिश्रम, जो निकली हुई तपस्या के पसीनों की बूंदें हैं, वह नहीं नजर आ रही है। आखिर क्या वजह होगा कि उन जीटीए पंथी लोगों के, उन जीटीए समर्थक लोगों के मुंह में लार सी टपकनी शुरू हो गई है, जो लार की कुछ बूंदें फेसबुक हो या कहीं उनके फेसबुक के ही वॉल में हो, छिटकती हुई नजर आती है। गोरखालैंड मांग के लिए जिस तरह से जंतर मंतर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गोरखालैंड एक्टिविस्ट ग्रुप के किशोर प्रधान एवं उनकी टीम पहुंची है, उनको सलाम है। देखिए, दार्जिलिंग पहाड़ से बहुत दूर जाकर जिस भी नियत से उन्होंने वहां पे पहुंच के गोरखालैंड की आवाज उठाई है, वह काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ इसलिए भी है कि वाकई केवल फेसबुक में वॉल में केवल कुछ चीज कुरेदते रहने से ही इसका हल नहीं होगा। कुछ तो हलचले है तभी आदमी जिंदा है।
इस चीज को, इस उदाहरण को, इस मुहावरे को बलवती करती। किशोर प्रधान जी की टीम को साधुवाद है और उनको शुभकामनाएं देता है वीर गोरखा वेब टीवी। अब हम बात करते हैं कि क्या जीटीए खारिज हो सकता है? क्या जीटीए के लिए अभी भी कोई मुश्किल केंद्र सरकार लेकर आ सकती है? इन तमाम मुद्दों को अगर समझना है तो आपको समझना होगा साल 2011 का जीटीए संधि। जी हां, इसको जीटीए संधि या जीटीए समझौता कहे। उस समझौते के अंतर्गत 3 पक्ष थे। एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा केंद्र सरकार। अब राज्य सरकार की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खरसियांग में बीते दिनों जब 26 अक्टूबर के करीब वह एक प्रशासनिक बैठक लेने के लिए पहुंची, तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जीटीए की चुनावों की घोषणा जल्द की जाएगी और इस चीज को करवाने के लिए वह भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष अनित थापा की बातों से सहमत है, जिन्होंने इस मुद्दे को एक दिन 2 दिन पहले ही जब प्रशासनिक बैठक हुई थी सिलगुड़ी में मीडिया के समक्ष भी रखा था। अब हम समझते हैं कि जो तीसरा पक्ष केंद्र था, केंद्र भी जीटीए के पक्ष में अभी तक किसी भी तरह का स्पष्ट एक अपना रुख नहीं रखा या रख पाया है। लेकिन जो दूसरा पक्ष था, जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और उनके पार्टी के महासचिव, वह जीटीए की व्यवस्था को, जिन्होंने जीटीए मांगा, जो जीटीए के समझौते में शामिल हुए, वह ही इसको नाकारा और इसको अब समय के साथ पुराना थोतरा हो चुका व्यवस्था बताते हैं। 2 पक्ष बिल्कुल मान चुके हैं कि जीटीए अब पहाड़ में कोई भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। अब वही दूसरी तरफ देखें, ममता बनर्जी जो राज्य सरकार की है मुख्यमंत्री, वह कहती है कि हम गोरखाओं को एक राजनीतिक समस्या का समाधान भी देंगे। वही एक ट्रिकी चाल चलते हुए वह जीटीए के चुनावों की घोषणा भी कर देती है। अब आपको यह समझना होगा कि क्या यह मुमकिन है कि गोरखालैंड राज्य की मांग आप मांगो, लेकिन उसी मांग को तिलांजलि देते हुए जो समझौता किया गया था उस जीटीए को, उस भ्रष्ट व्यवस्था को और मजबूत बनाए। देखिए, जीटीए की व्यवस्था को मैं भ्रष्ट इसलिए कह रहा हूं, मैं पहाड़ में जब भी जाता हूं तो जो पार्टी के आला कमान के लोग जीटीए की जिस तरह से इतनी बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए उसके चुनावों की मांग कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग जैसे ही उनके अगुवाई करने वाले नेतृत्व के लोगों का चेहरा उस तरफ होता है तो पट से बोल पड़ते हैं, दाजू जीटीए तो रामरोच है ना भैया, जीटीए तो अच्छा नहीं है। लेकिन उनकी भी राजनीतिक मजबूरियां हैं, क्योंकि उनको भी संगठन के अनुशासन में ही रहकर काम करना है। लेकिन इतना स्पष्ट है, इतना सुस्पष्ट तौर से समझना होगा कि जो एक अथॉरिटी रहती है, जीटीए जो समझौते में एक अथॉरिटी दी गई थी राज्य के राज्यपाल को, वह ही स्वयं जीटीए को एक भ्रष्ट व्यवस्था बता चुके हैं। मैं भ्रष्ट व्यवस्था का जो हवाला दे रहा हूं वह राज्यपाल जगदीप धनखड़ के मार्फत ही दे रहा हूं, जो उन्होंने मीडिया के समक्ष कई दफे कह चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि केंद्र की क्या भूमिका रहेगी। देखिए, केंद्र को जीटीए के चुनाव को लेकर एक स्पष्ट अड़ान या स्पष्ट अपनी राय रखनी होगी, क्योंकि यदि जीटीए चुनाव हो जाता है तो उसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता के दौर हो, कुछ भी मांग हम करें वह बेमाना हो जाता है, क्योंकि बंगाल सरकार को मालूम है कि जीटीए जैसी व्यवस्था देकर वहां के जो पॉलिटिकल नेतृत्व है उनके लोगों को साधा जा सकता है। मैं बीते दिनों जब खरसियांग में था तो खरसियांग की सड़कें देखकर मेरे को लगता था कि क्या जीटीए जैसी जो व्यवस्था मिल गई उसको और मजबूत करके आगे हम एक राज्य के लिए नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक रास्ता बना सकते थे। उस रास्ते की तो छोड़िए, अपने घर में पहुंचने वाले लोगों के जो क्षेत्रीय रहवासी है उनके मार्गों की हालत भी बद से बदतर है।
जगह जगह इतना ज्यादा भूस्खलन होता है कि जीटीए की जो तमाम जो व्यवस्था बन चुकी है उसकी भूमिका भी बेहद हास्यास्पद हो जाती है। आपने देखा होगा ममता बनर्जी के आने से पहले पहाड़ में भीषण और भारी बारिश के चलते बहुत ही ज्यादा आपदा हुई। उस आपदा के वक्त भी जीटीए की भूमिका नजर ही नहीं आती थी। यहां तक कि साल 2017 के बाद से जीटीए में केवल अपॉइंट किए गए लोग ही राज या सत्ता का संचालन कर रहे हैं। जनता को मरहूम रखा गया है कि वह अपना जनमत दे पाए और जीटीए की व्यवस्था में कैसे लोग आने चाहिए उनको जनता को तय करने दिया जाए। लेकिन देखिए, इतना समझना होगा 10 साल जिस व्यवस्था को लेकर पहाड़ के लोगों को एक भरोसा था कि चलिए गोरखालैंड कुछ समय बाद मांगा जाएगा, अभी जीटीए के द्वारा विकास किया जाए। विकास के नारों के साथ कई राजनीतिक पार्टियां पहाड़ में आईं और उन्होंने केवल और केवल व्यक्तिगत या संगठन का ही विकास किया। यह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जिस तरह आपने भी देखा होगा, जो भी पहाड़ में रहता है मेरी इस बात से 100% सहमत होगा कि जीटीए भ्रष्ट व्यवस्था क्यों है, इसके लिए बस आपको भ्रमणों पे निकलना है। जीटीए के अधीन आने वाले जितने भी विभाग है उन विभागों की हालत दय से दयनीय हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से जीटीए के सबसे बड़े पैरोकार बिमल गुरुंग और रोशन गिरी थे, उन्होंने इस व्यवस्था को आखिर क्यों धता या पुराना या सड़ा हो चुका व्यवस्था कहा है। देखिए, जो इस व्यवस्था को चला चुका है उनको स्वयं को मालूम है कि यह कितना पंगु व्यवस्था है। इसमें मात्र अपने हित साधे जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ और पहाड़ के लोगों के हित साधने के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। अब हम बात करेंगे जिस तरह से राजू बिष्ट ने संसद में जिस तरह लोकसभा के पटल पे एक मुद्दा रखा कि जीटीए को खारिज करना चाहिए। अब देखिए, जीटीए को खारिज करने के बात को जैसे ही सुना गया लोगों के द्वारा तो एक बहुत बड़ा धड़ा विचलित हो गया। उनका यह मानना है और एक प्रोपोगंडा के तहत यह भी तमाम जगह देखने सुनने को मिल रहा है कि गोरखालैंड दे दो, जीटीए तो अपने आप खारिज हो जाएगा। बाबू, ये प्रोपोगेंडा है। जो भी समझता है, जो पहाड़ की राजनीति को समझता है, वह इस खोखले से वाक्य से ही प्रोपोगेंडा की महक, ये दुर्गंध को समझ लेता है। क्योंकि गोरखालैंड देने के बाद तो बहुत सारी व्यवस्था बदल जाएंगी। वहां पे स्थायी राजनीतिक समाधान देने के बाद तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, लेकिन जीटीए सबसे बड़ी बाधा है गोरखालैंड मांग के लिए। आप एक साथ एक ही लोगों के लिए दो मांग नहीं मांग सकते हो। या तो जीटीए लो या गोरखालैंड के लिए आवाज बुलंद करो। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो कि एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा धड़ा है, उनकी भी मांग है कि राज्य सरकार भी उनको समस्या का निदान दे सकती है। अब एक चीज यहां जो समझने की जरूरत है वह यह है कि आखिर जीटीए के समर्थन में कुछ लोग 99.9% पहाड़ के लोग जीटीए के विरोधी है। मैं इतना डंके की चोट से कह सकता हूं, मैंने तमाम हजारों हजार लोगों से इस विषय में बात की है, लेकिन 99.9% जो विरोध करते हैं जीटीए व्यवस्था की, 0.01% आखिर जीटीए के समर्थन में क्यों है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही इसका उत्तर है। अब हम बात करेंगे कि जिस तरह से आने वाले दिनों में मनघी सिंह ने भी गृह मंत्री से एक पत्राचार के माध्यम से वार्ता को आगे बढ़ाने की बात कही है, वह भी एक तरह से जितना वीर गोरखा वेब टीवी 17-18 साल की पत्रकारिता गोरखा समाज के हलचलों को लेकर कर चुकी है, उससे तो यही समझा जाएगा कि जब तक जीटीए के आगामी चुनाव होने हैं उसके बारे में केंद्र सरकार जब तक कोई ठोस
फैसला या ठोस संकेत नहीं दे देती है, तब तक वार्ता, जो त्रिपक्षीय वार्ता के रूप में हम जानते हैं, उसको कर पाना या उसको सफल कर पाना बहुत ही मुश्किल नजर आता है। जीटीए एक बाधा है और इस बाधा को जब तक दूर नहीं किया जा सकता, तब तक आप जितना भी जतन कर लो, आप जितनी भी कोशिशें कर लो, वह कोशिश केवल कोशिश ही रह जाएगी। एक महीन कोशिश जिसको कोई भी अपने फायदे के लिए तार तार कर सकता है। अब हम ये भी बताएंगे आपको कि जीटीए जो है वह बेहतर काम कर सकती थी, इसमें किसी को भी शक नहीं है, लेकिन क्यों नहीं कर पाई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों? जीटीए की एक खोखली व्यवस्था को जब इसके संचालन करने वाले लोगों के द्वारा ही चलाया गया, तो उनको भी ये चीज समझ में आ गई कि अगर गोरखालैंड के लिए कुछ मांगना है, गोरखाओं के राजनीतिक समस्या का समाधान चाहना है, तो जीटीए बहुत बड़ा एक बाधा है। आपने देखा होगा 2017 में भी एक ऐसा समय आया जब जीटीए एग्रीमेंट के जो पूरे जो एक फाइल थी उसको जलाया गया। समझने की जरूरत है कि गोरखालैंड की मांग जब भी उठेगी, जीटीए एक बाधा है, उसको जलाया जाए, उसको दूर किया जाए, लेकिन यह उसकी मांग को लेकर समर्थन करना समझ से परे है। बातें तो उठेंगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यही है क्या गोरखा चिंतन, गोरखा मनन। इसी तरह की और इसी सब्जेक्ट के ऊपर एक अगला भाग भी, एक विस्तृत भाग, एक अध्ययन करने वाला, एक समसामयिक मुद्दों पे कुछ लोग हैं जो गोरखा राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, उन सभी का समावेश करते हुए एक कार्यक्रम लेकर वीर गोरखा वेब टीवी जल्द आएगा। देखते रहिए वीर गोरखा वेब टीवी। साथ ही साथ सभी से अपील है, जो पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो चैनल में आए हैं, वो प्लीज उस चैनल को जो आप देख रहे हैं अभी, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको समय समय पर ताजा अपडेट मिलती रहे। अंत में एक बार पुनः एक अपील करना चाहूंगा, वीर गोरखा वेब टीवी के संचालन के लिए यदि आप मदद करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो नीचे मेरा एक पेटीएम और गूगल पे नंबर दिया गया है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पे मेरे बैंकिंग डिटेल्स भी है, जो वीर गोरखा वेब टीवी को मजबूत करने की दिशा में आपके द्वारा एक सहयोग के रूप में आने वाले समय में आपको उसका असर जरूर दिखेगा, एक से एक बेहतरीन खबरों के रूप में। देखते रहिए वीर गोरखा वेब टीवी। जय हिंद, जय गोरखा।